नमस्कार साथियों। मैं आज पुनः आपके सामने हूँ, आपके साथ हूँ संजय तिवारी राष्ट्रवादी। आज मैं अपने बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे बात करूंगा। ऐसे शख्सियत को मैं आपको रूबरू कराऊंगा जो कि बुंदेलखंड में क्या पूरे समूचे भारत में एक पहचान रखते हैं, एक अपना आयाम रखते हैं। हमारे झांसी के पूर्व महापौर, नगर पालिका चेयरमैन डॉक्टर धन्नूलाल गौतम जी। डॉक्टर गौतम जी जन सेवा में और जन कार्यों में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ अपने छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं, और संगीत और नाट्य विधा, इन सभी विधाओं से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गौतम जी संगीत पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और यहाँ की लोक कलाओं और जो लोक संगीत है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत कार्य करते हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के पेज पर, जिस पर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धनवल गौतम जी। डॉक्टर गौतम जी पेशे से बीएमएस चिकित्सक हैं और चिकित्सा कार्यों में इस कोरोना काल में भी लगे हुए हैं और अपने सभी मरीजों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर गौतम, मैं साधुवाद देना चाहूंगा आरिफ शेडोली जी को, जिन्होंने स्पेस पर झांसी बुंदेलखंड की जो विभूतियां हैं, जो कि सामाजिक कार्यों में और अन्य कार्यों में संलग्न है और बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ऐसी शख्सियतियों, ऐसी विभूतियों को पटल पर लाना हम सभी का प्रयास है और हम सभी आज रूबरू होंगे डॉक्टर धनवल गौतम जी से, जो कि मैंने जैसा कहा कि पेशे से चिकित्सक हैं और जनसेवाई कार्यों में छात्र जीवन से समर्पित हैं। संस्कार भारती की पहचान आज डॉक्टर धनवल गौतम जी के नाम से ही है। डॉक्टर गौतम जी संस्कार भारती में जो है संगीत विधा के राष्ट्रीय अखिल भारतीय संयोजक रह चुके हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे गौतम जी थे। इस समय डॉक्टर गौतम जी को जो दायित्व दिया गया है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में उप सभापति के दर्जे पर आज कार्यरत है हमारे डॉक्टर गौतम जी। इनको वहां पर वाइस चेयरमैन का दायित्व दिया गया है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में। तो आपके समक्ष आज होंगे डॉक्टर गौतम जी। मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर गौतम जी बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के पेज पर। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और बुंदेली सिनेमा, बुंदेली संस्कृति, बुंदेली संस्कारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के पेज पर। डॉक्टर गौतम जी नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जन सेवा का जो और ये आप जो समाज सेवा के लिए समर्पित हैं, ये कब से और किन परिस्थितियों में आपने स्टार्ट किया? और चूंकि आप लोकतंत्र सेनानी भी रहे हैं, आप इमरजेंसी टाइम पर, आप इमरजेंसी में जेल में रहे, तो आप इस तरह के कार्य आप छात्र जीवन से करते रहे हैं। थोड़ा सा आप विस्तार में बताएं डॉक्टर गौतम जी। सबसे पहले तो संजय राष्ट्रवादी जी, शहडोली जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन पर और हमारे जीवन को उजागर करने के लिए आज एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। वास्तव में जितनी भी कलाएं हैं वो बचपन से अगर उजागर होती हैं तो निश्चित रूप से जो मेरा अपना अनुभव है, मैं लगभग 8-9 साल का हुआ होगा जब कक्षा 3 से और बाल सभाएं जब होती थी उसमें मुझको खड़ा करके और गीत गवाते थे। आवाज़, क्योंकि प्रकृति ने सभी को कोई ना कोई गुण दे रखा है, उसको गुरुओं के माध्यम से हम उजागर करते हैं। और जो सौभाग्य मुझे मिला कि हमारे गुरु श्री शंकर राव पानसे, जो क्रिश्चियन स्कूल में म्यूजिक टीचर हुआ करते थे, हमारा घर लालकुर्ती में हुआ करता था, वहीं हमारा जन्म हुआ। तो हमारे लोगों में पिताजी हमारे पखावज बजाते थे, कुंज बिहारी को बचपन में ले जाते रहे, तो कुछ रुचि संगीत की ओर बढ़ी और कुछ गला
प्रारंभ से अच्छा उन लोगों ने हमारा निरखा, तो उसमें उन्होंने हमको ले जाने का जब प्रारंभ किया तो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से, और वहाँ की जो समाज गायन समाज है वो सब बड़े मूर्धन्य लोग और अच्छे संगीत के माध्यम से वो सब सारे गीत वगैरह और उनके पद जो है सुनाते रहे, वो बचपन से मैं सुनता रहा। दूसरा, फिर शंकर राव पांसे जी ने हमको क्रिश्चियन स्कूल में इसी नाते के इसकी आवाज़ अच्छी लड़के की और इसको, तो हमको कक्षा 3 से सीधा कक्षा 6 में एडमिशन दिलवाया गया। उस समय एज भी हमारी बढ़ाकर लिखाई गई, तो और हमको 6 में तो भगवान कृपा से उस समय अच्छा अपना हमारा सक्रियता रहती थी। तो संगीत में हम लोगों ने वहाँ एक बड़ा अच्छा ग्रुप बनाया संगीत का, और लोक कला का एक छोटा सा ग्रुप था हमारा जूनियर, वो इलाहाबाद तक रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने। लंगुरिया पार्टी नाम था उसका। उसमें हमारे ये सब जूनियर सेक्शन के जितने विद्यार्थी थे वो सब हमारे साथ थे, और इलाहाबाद तक हम लोगों ने उसमें लंगुरिया, जो बुंदेलखंड का जाना माना एक लोक विधा का एक विधा है वो संगीत की, जिसमें लंगुरिया का नाम आता है, और उसकी वहाँ बड़ी एक प्रकार से लोकप्रिय हुआ उस कार्यक्रम में वो। इस तरीके से जीवन में संगीत की रुचि बढ़ी। फिर शंकर राव पांसे जी के सानिध्य में मैं शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ गया। उनके साथ उनके परिवार में रहकर, मेरे गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर उनके घर में ही रहकर और संगीत सीखता रहा। और फिर मैंने प्रवीण भी किया, संगीत प्रभाकर किया, प्रवीण नहीं संगीत प्रभाकर। और फिर यहाँ कार्यक्रमों का आयोजन चला। लगभग हमारी संस्कार भारती से हम लोगों को जुड़े हुए 30 वर्ष हो गए। सबसे पहले यहाँ के जो अध्यक्ष हुआ करते माननीय श्रीधर नेवालकर जी, लोकमान्य तिलक के प्रबंधक रहे, बहुत समाज सेवी रहे, बड़ा सम्मानित परिवार है, राजघराने से संबंधित हैं, जो अपने गंगाधर राव फैमिली है उसी से एफिलेटेड हैं वो, और यहाँ झांसी में रहा करते थे। तो उनके माध्यम से हम लोगों ने संगीत के कुछ बम्बई के कलाकारों को बुलाया, आशा खड़कर और बुआ साहब जोशी और कोकजे साहब नागपुर के। इस तरीके से संगीत के कार्यक्रमों को हमने या लोकमान्य तिलक के और एक इंटर कॉलेज हुआ करता था उस समय, उसके हॉल में करना प्रारंभ किया, और फिर वो लगातार हम लोग संगीत से जुड़े रहे। फिर संस्कार भारती में भी लगभग मुझे 30 वर्ष हो रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हमारे तमाम लोग आए, उसमें हमारे मदन मोहन मिश्रा जी, श्री रमेश चंद्र जैन, और इसके बाद नरेश अग्रवाल जी, इसके पूर्व जो है हमारे श्री केसी गुप्ता। इस प्रकार से हमारे अध्यक्ष बनते रहे और कार्यक्रम की ये रूपरेखा। हम लोग लगभग 6 उत्सव मनाते रहे संस्कार भारती के, और जनता से यही रहे। उसमें जैसा आपका बुंदेलखंड का एक मोटो है, एक उद्देश्य है कि बुंदेलखंड के कलाकारों को प्रचारित कर, तो ये बड़ा सौभाग्य है हम लोगों को कि हमने यहाँ झांसी उत्सव में जितने भी बुंदेलखंड के कलाकार हुआ करते थे, लोक विधाओं से और भी सुगम संगीत से, उपशास्त्रीय से, इन सबको जोड़ने का प्रयास किया प्रशासन के साथ मिलकर। हमने हरगोविंद कुशवाहा जी भी हमारी कल्चरल एक प्रकार से व्यक्तित्व के आदमी हैं, हम लोगों ने मिलके और बराबर कलाकारों को यहाँ पर उनको एक प्रकार से आर्थिक मदद और अच्छा मंच, तो ये समझ लिए कि मुख्य मंच तक उनको लाकर और हमने स्थापित किया यहाँ के कलाकारों को। नाट्य में भी यहाँ पर जैसा हमारे ये बैठे हुए हैं श्री संजय राष्ट्रवादी जी, इन लोगों का भी बड़ा सीमित साधनों में बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है कि अपने यहाँ के लोगों को भोजपुरी की तरह, जैसे भोजपुर के लोगों ने बड़ा उन्नति करके और बम्बई तक पहुंचे, उसी प्रकार का इनका उद्देश्य भी है कि बुंदेलखंड के कलाकारों को हम लोग जो है कम से कम बम्बई के उसमें स्थापित कर सकें, क्योंकि बुंदेलखंड आप जानते कि बड़ा एक प्रकार से साधन विहीन है और गरीबी भी है, मजदूर पेशा लोग हैं, लेकिन तब भी लोक विधाओं से वो लोग जुड़े हुए हैं। और अगर उनको अंदरूनी, जैसे हम पनारी गांव के लोग हैं जिनमें राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया था, शिवराज सिंह दाऊ को, एक अच्छा उस समय के हमारे
प्रकार की उनकी ख्याति हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर। तो यहाँ के जो कलाकार वास्तव में अंदर हैं वो बहुत अच्छी विधा से जुड़े हुए हैं और उनके अंदर बहुत अच्छा एक प्रकार से अगर उनको मंच मिलता है और बड़ा ऐसा कोई सहारा मिलता है, जैसे इस समय वास्तव में कोरोना चल रहा है और शासन का भी इस तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है कि कलाकार वास्तव में आर्थिक परेशान हैं। हमने भी 2-3 बार मांग की है शासन से, देखिए क्या होता है, लेकिन ये है प्रयास कि भाई यहाँ का कलाकार कम से कम अपनी आर्थिक दृष्टि से ठीक रहे, कम से कम 2 जून की रोटी तो वो खा सके, तब तो उसकी कला जीवित रह पाएगी। नहीं तो निश्चित रूप से तमाम विधाएं ऐसी हैं जो आर्थिक अभाव के कारण और जो है वहीं की वहीं एक प्रकार से शांत होकर रह जाती हैं। तो वो हमारा उद्देश्य जी नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने बहुत सही कहा कि कलाकार बड़ा विपन्न स्थिति में रहता है और मैं समझता हूँ कि इस समय लॉकडाउन के चलते भी बहुत परेशानियों से जूझ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जिसके आप इस समय सभापति हैं और आपको दायित्व दिया गया है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी इस क्षेत्र में क्या कर सकता है हम इन बुंदेलखंड के कलाकारों के लिए जो बड़ी विपन्न स्थिति में है, और कई कलाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त प्राय हैं, जो विलुप्त होती जा रही हैं, उन कलाओं के संरक्षण के लिए भी हम क्या कर सकते हैं संस्कार भारती के माध्यम से और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से उन कलाकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, उन जो कलाएं विलुप्त हो रही हैं उनके संवर्धन के लिए हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी स्वतःशासी संस्था है एक्चुअली। संगीत की और नाटक की विधाओं को लेकर और विशेष तौर से कथक का एक बहुत अच्छा केंद्र है हमारा संगीत नाटक अकादमी। तो वहाँ स्थानीय स्तर पर बच्चों को बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ नाटक का भी एक संस्थान है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से एफिलेटेड है। तो हम लोग मोस्टली संगीत, नाटक और नृत्य, ये 3 विधाओं को लेकर एक प्रकार से इसकी प्रतियोगिताएं भी कराते हैं और शास्त्रीय संगीत के जूनियर सीनियर उस पर हर साल होती है। और उसमें जो बच्चे अगर आते हैं तो उनको आगे चलाने के लिए छात्रवृत्ति भी देने का प्रयास होता है और रिकमेंड किया जाता है संस्कृति विभाग को। संस्कृति विभाग द्वारा फिर छात्रवृत्ति उनको मिलती है। उसी प्रकार से उन्होंने ये कहा गया है हम लोगों से कि आप अपने क्षेत्र के अंदर अपनी लोक कलाओं का, अपनी ललित कलाओं का प्रसारण करिए, लेकिन सीमित संसाधन होने से हम लोग पूरा भी उसको नहीं कर पा रहे, खासतौर से बुंदेलखंड में। तो इस बार ये प्रयास रहेगा कि इन चीज़ों को लेकर, जैसा आप लोगों की इच्छा है कि कुछ नाटक के अच्छे कार्यक्रम हो तो उनको वहाँ से एक प्रकार से जो सरकारी सहायता हो सकती है वो संगीत नाटक अकादमी की तरफ से मिलेगी और जो आयोजन आप करेंगे उसका भी वो एक प्रकार से आर्थिक एक जो उसका बना कर देंगे आप, जो सा भी इसका खर्चा है तो वो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मिल जाता है। तो ऐसा संगीत नाटक अकादमी का रहता है प्रयास कि वही कलाकार आए आगे और उनको बढ़ाने के लिए संगीत नाटक अकादमी के जो प्रतिष्ठित कलाकार उनको भी अवार्ड देती है हर साल। तो अभी लगभग हमारा ख्याल 30-40 कलाकारों को हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर और चुनकर सीनियर थे वो जितने भी थे और आखिरी पड़ाव पर हैं वो, उन कलाकारों को हम लोगों ने सम्मानित भी किया। गवर्नर साहब उसमें आई थी, हमारे संस्कृति विभाग के श्री तिवारी जी मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री भी थे उसमें, नीलकंठ जी तिवारी। तो हम लोगों ने उसको किया है और ये प्रयास हमारा है कि जितने भी उभरते हुए कलाकार हैं, जो वो नाटक में हों, नृत्य में हों, संगीत में हों, लोक कला में हों, नाटक अकादमी का माध्यम जैसा कि संस्कार भारती के बारे में जाना जाता है और सभी मानते हैं कि संस्कार भारती नवोदित कलाकारों के लिए उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करती है और नवोदित कलाकारों को, साहित्यकारों, जो कला की विधा है उन विधा के जो कलाकार हैं उनको मंच प्रदान करती है। तो ललित कला अकादमी भी इस क्षेत्र में कार्यरत है और ललित कला अकादमी के, जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस समय जो सचिव हैं वो संस्कार भारती के प्रांतीय अध्यक्ष हैं आदरणीय देवेंद्र त्रिपाठी जी। अच्छा, हाँ, तो मैं थोड़ा सा ये आपसे जानना चाहता था कि ललित कला अकादमी और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी
ये दोनों कुछ संयुक्त प्रयास करके कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बुंदेलखंड के कलाकारों को कुछ उत्साहवर्धन भी हो और कुछ उनका संरक्षण संवर्धन भी हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है इस पर। ये जो है प्रयास अभी से एक हमारी लॉकडाउन की वजह से सारी का जो कार्रवाई है सब स्थगित हैं, तो अभी ऐसा प्रयास हो रहा है कि जैसे ही हमारा कार्यकाल बढ़ेगा, और तो इसमें जो आपने कहा है ललित कला एकेडमी और अपना नाट्यवाला और हमारा संगीत नाटक एकेडमी, ये तीनों मिलकर ये प्रयास खंड के जो कलाकार हैं इन विधाओं से अगर जुड़े हैं, उनके अंदर अगर गट्स हैं, तो उनको बढ़ाने का पूरा प्रयास होगा। खास तौर से नाटक, और अभी लघु फिल्मों का तो खैर अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन नाटक है, संगीत है और नृत्य है। नृत्य के बच्चे भी अभी यहाँ पर कम हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गुरु थे हमारे झांसी में नृत्य से संबंधित, वो लगभग समाप्त से हो गए हैं। और नृत्य की विधा झांसी में बहुत नहीं तो पहले बड़ा एक प्रकार से बहुत अच्छे, बड़ी एक प्रकार से समर्थ कला थी नृत्य की। चौरसिया जी वगैरह यहाँ पर थे, मिश्रा जी थे, वो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से अपना शास्त्रीय नृत्य और की शिक्षा देते थे। और उसमें जो है अब उसमें कमी आई है थोड़ी, तो हम चाहते हैं शास्त्रीय संगीत है, लोक कला विधा है और नाट्य। हालांकि चित्रकला भी हमारे इसमें है, तो उसमें भी लगभग 6 विधाएं शास्त्रीय संगीत अपने संस्कार भारती हमारी रहती हैं, जिनमें नृत्य है, नाट्य है, रंगोली है, लोक कला है, साहित्य है, प्राचीन कला मूर्ति है और लोक कला। ये तीनों ऐसी 6 विधाएं हम लोगों ने 8 विधाएं अपने संस्कार भारती के माध्यम से हम लोग इसको कलाकारों के माध्यम से इनको उजागर करने का प्रयास भारत में कर रहे हैं। संस्कार भारती लगभग 40 वर्ष की उसकी आयु हो गई है। 1981 में प्रारंभ हुई थी संस्कार भारती, और निरंतर उसका ये प्रयास। और जो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली के झांसी रूस श्रृंखला में लगभग 30 वर्ष से संस्कार भारती से जुड़ा है, और उसके बड़े अच्छे कार्यक्रम पिछले बार हुए हैं। और अभी जो नई टीम आई हमारी, जिसमें राष्ट्रवादी जी भी हमारे बुंदेलखंड संयोजक हैं संस्कार भारती के, तो यहाँ प्रयास है कि इनके माध्यम से अगर संगीत नाटक अकादमी के द्वारा कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, कुछ पोषण मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इसको पूरा कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार भारतीयों के बारे में और कलाकारों के संरक्षण के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब चूंकि आप राजनीतिक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से विगत कई दशकों से जुड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहता था कि वर्तमान परिस्थिति में जो उत्तर प्रदेश सरकार है और हमारी केंद्र सरकार है, ये कलाकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या प्रयास कर रही है, और आप इसके लिए थोड़ा सा विस्तार पूर्वक थोड़ा सा जानकारी दें कि प्रदेश सरकार हम कलाकारों के लिए क्या कर रही है। प्रदेश सरकार ने अभी कोई विशेष प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन ये है कि कुछ प्रसिद्ध जो स्थापित कलाकार हैं, जो वास्तव में आखिरी पड़ाव पर हैं, उनको एक उनका नाटक अकेडमी पुरस्कार मिलता है, एक BM शाह पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रकार से जो पुरस्कार हैं उनमें राशि भेंट की जाती है। तो ऐसे कलाकारों के लिए अभी सरकार ने पिछले समझ लीजिए कि लगभग 3 महीना हो रहा है, तब ऐसे लगभग 30-40 कलाकारों को हम लोगों ने सम्मानित किया। 20,000 रुपये की राशि दी, प्रशस्ति पत्र दिया, गवर्नर के द्वारा सम्मानित किया गया। इस प्रकार का एक प्रयास चल रहा है। तो उसमें आपने जैसा कहा है वैसा, अब हमें जैसा बताया कि ये कार्यकाल जैसे शुरू होता है, तो इसमें खास तौर से बुंदेलखंड के लिए कि ऐसे लोगों को थोड़ा और अधिक द्रुत गति से कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। अभी सरकार ने इस संबंध में कुछ नहीं किया है, क्योंकि हमारे संज्ञान में भी नहीं आया है कि सरकार ने कुछ किया है, क्योंकि इसमें वार्ता तो अभी डायरेक्ट सीधी मुख्यमंत्री जी से नहीं हो पाई है। लेकिन हमारे जो सदस्य हैं, एक मिस्टर राकेश श्रीवास्तव गोरखपुर के, वो लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर के होने से माननीय मुख्यमंत्री जी से उनका अच्छा परिचय पुराना है।
उन्होंने बराबर लगातार किया। वहाँ के भोजपुर के कलाकारों के लिए भी उन्होंने विशेष तौर से, उनके माध्यम से मैंने भी यहाँ के बुंदेलखंड के कलाकारों की बात की है उनसे। तो अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री से एक बार संज्ञान में आ जाता है और बुंदेलखंड के बारे में वो चिंतित हैं, लेकिन वास्तव में लॉकडाउन और ये जो बीमारी महामारी फैली है, इसमें व्यस्तता के कारण मैं समझता हूँ चाहते हुए भी लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, ये मैं सोचता हूँ। तो इसमें अगर उनको एक ऐसा कोई वो मिल जाता है लिंक और बात की सीधी, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कलाकारों को आर्थिक सहायता मिलेगी और आगामी उनके भविष्य में रह रहे हो तो हम लोग अपने से संगीत, अपने संस्कृति, छात्रवृत्ति का एक हम लोगों ने फार्म भी भरवाया है। उस संबंध में केंद्रीय सरकार से भी हमारी बात हुई थी, पिछली सरकार से। अब चूंकि इस समय तमाम विविधाएं लॉकडाउन की वजह से आई हैं, इसलिए इन चीज़ों पर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, ये निश्चित है। लेकिन आगे जैसे ही नॉर्मल सामान्य अपना वातावरण बनेगा, इसको हम युद्ध स्तर पर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जहां तक मुझे याद है कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने बुंदेलखंड में या प्रदेश में कुछ कलाकारों को सूचीबद्ध किया था, जो कि यहाँ पर विभिन्न कलाओं के कलाकार हैं, जो कला क्षेत्र जुड़े हुए हैं, इनको सूचीबद्ध करने का काम भी किया है। और कुछ कलाकारों को यहाँ पर पेंशन भी प्रारंभ की गई थी। झांसी में भी कई कलाकार हैं जिनको पेंशन दी जा रही है। रामस्वरूप चक जी हैं, जो माता दीन जोशी जी हैं, और कई लोग हैं जिनको गुजरी के हैं वो। हाँ, कई लोगों को पेंशन दी जा रही है। बद्री परदेसी जी को मेरे ख्याल से उनको भी पेंशन मिल रही है। एक यहाँ गणेश हैं, बांसुरी बजाते उन्हें ये मिलती है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता था कि और जो आने वाले समय में इस तरह के कलाकार हैं, उनको भी पेंशन शुरू करवाई जाए, जो कि विपन्न स्थिति में है और उनको सरकारी मदद की जरूरत है। वो कला से ही जुड़े रहे, सारी जिंदगी इसी से कमाते खाते रहे, लेकिन अब वो बहुत विपन्न स्थिति में है, तो उनके पेंशन के लिए भी कुछ प्रयास किए जाए। और जो सूचीबद्ध करने का, कलाकारों को सूचीबद्ध करने का काम प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, उस सूची के आधार पर क्या किया जा सकता है कलाकारों के लिए, ये थोड़ा सा बताएं कि वो सूची बनने के बाद कलाकारों को सूचीबद्ध करने के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके क्या काम किए जाएंगे। वास्तव में जो आप सूची की बात कर रहे हैं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अभी मैंने अपने प्रयासों से ऐसे 2 कलाकारों को बुंदेलखंड के स्थापित करने को और उनको अवार्ड के लिए प्रस्तावित किया था अपनी पूरी संस्कृति के साथ। एक तो हमारे गौरी शंकर सरवैया, जो बिजना के हैं रहने वाले, बिजना महाराज के पटशिस्तों में रहे। हम सब जानते हैं कि बिजना महाराज इंटरनेशनल पखावज वादक थे, जिन्होंने बर्लिन में 6-6 घंटे जो है प्रदर्शन किया, केवल पखाज का। लोगों ने ड्रॉप सुना उनके पखावज को, जबकि पखावज की विधा वास्तव में अच्छे संगीतकारों को भी समझ में नहीं आ सकती है। इस प्रकार से एक अपनी प्राचीन है, जो वास्तव में हमारे सनातनी परंपरा से, हमारे देवताओं से जुड़ा हुआ वाद्य है पखावज। उसकी विधा से अभी हमने श्री गौरी शंकर सरवैया जी को अपना संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिलवाया। एक यहाँ पर खान साहब थे बांदा के, क्या नजीर साहब है क्या, बेचारे बुजुर्ग तो है बहुत, और वो बीमारी के कारण बहुत बुजुर्ग थे वो, उनका भी नाम प्रस्तावित था और नाम आ गया था उनका। अब मैं उनके परिवार को, अगर उनका नाम सूची में है अभी और उन्होंने हटाया नहीं होगा हमारे कार्यालय ने, तो निश्चित रूप से ये प्रयास करूंगा कि उस परिवार को वो राशि पहुंचाई जाए उनकी सम्मान के साथ। ये मेरा प्रयास रहेगा भी जाकर। अच्छा, आप लोकतंत्र सेनानी भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं प्रारंभ काल से, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप जब आपातकाल में जेल भी गए अपने साथियों के साथ में, और थोड़ा सा उस आपातकाल के बारे में बताएं कि उस समय आप लोगों ने क्या महसूस किया और क्या आप लोगों ने उस समय भोगा जेलों में रहकर, और आपके साथियों के ऊपर जो उस समय प्रताड़नाएं की गई, उनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें। आपातकाल को हम लोग वास्तव में काला दिवस ही करके मानते 1975 में, और जो है आपातकाल लागू हुआ था। हम सब जानते हैं, जो पुराने राजनीतिक लोग हैं, इंदिरा गांधी जी का एक प्रकार सरकार से हटना चाहिए और वो प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दें, इस प्रकार का। तो उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों के साथ मिलकर और इस
इसमें ऐसा एक वो निकाला कानून जिसको DIR मीसा कहते हैं, उसके अंतर्गत और उन्होंने जून माह में मिडिल ऑफ द जून 1975 में और अर्धरात्रि में एकदम आपातकाल लागू करके वो जितने बड़े नेता थे, इवन अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, आपके जयप्रकाश जी, सब के लिए जो है वारंट करके और जो जो मिल गए उनको सबको उसी रात में गिरफ्तार करके भेज दिया। संघ का इसमें विशेष उन्होंने प्रतिबंध लगाकर RSS से, क्योंकि मैं जुड़ा रहा और बचपन से RSS की शाखाओं में जाना, RSS का काम करना, उनसे सक्रियता बनी रही, तो वहाँ भी हम RSS के नाम पर ही लिस्टेड थे, तो हमारे को भी वारंट था। लेकिन कुछ अपने आपसी प्रेम भाव के कारण लोगों ने हमको छोड़ रखा था कि अंडरग्राउंड रहिए। लेकिन इसके बाद भी फिर जब 6 महीने हो गए आपातकाल लगे हुए, दिसंबर के माह में हमको ये आदेश हुआ संघ का कि आप जाकर और आंदोलन कर कर सत्याग्रह करके और जो है जेल जाइए, क्योंकि हम लोग वांटेड तो थे ही। तो ये कहा कि भाई वैसे ही तुम्हें जेल जाना है, आप सत्याग्रह करिए। तो हम लोगों ने ठीक है। तो ऐसे 10 लोगों के साथ मैंने 1975 में दिसंबर के माह में और कचहरी में इंदिरा गांधी के विपरीत में उनके खिलाफ नारे लगाते हुए और हम लोगों ने गिरफ्तारी दी थी नवाबाद से। फिर हम लोगों को वहाँ पहले तो DIR में रखा गया। इसके बाद जब हम लोगों ने प्रयास किया, होली का उत्सव आता है मार्च में कि चलो जमानत करा कर बाहर निकलें, तो जमानत नहीं हुई और जमानत के बजाय सीधा मीसा लगा दिया गया। जैसे ही हम लोग जमानत से बाहर हुए, मीसा हम पर लगाकर तुरंत जेल में दोबारा से एक, चूंकि मेरा प्रारंभिक जीवन था, मैं 1971 का ग्रेजुएट था, BMS किया था, अस्पताल भी हमारा शुरू था, 3-4 साल हुए तो में जुटे हुए थे। तो वास्तव में परिवार भी एक प्रकार से सेटल ही नहीं हो पाया था, बच्चे भी हमारे बिल्कुल छोटे छोटे थे। लेकिन ये है कि ये राष्ट्र का काम मानकर, और संघ तो आप जानते कि ऐसी विपदाओं में संघ अगुआ बनकर काम करने की उसकी अपनी है पद्धति। तो वास्तव में हम लोगों के मन में आया कि भाई हमारे बड़े नेता सब अंदर हैं, तो उसमें हम लोगों का कर्तव्य होता कि उनको निकालने के लिए सत्याग्रह किया जाए, और इस तरीके से हम लोग गए। लेकिन वास्तव में उस समय ऐसा लगता था कि कैसी स्थिति बन गई देश की, जैसे आज लॉकडाउन का लग रहा है कि जिक्का भटेगा, कि ऐसे ही हम लोगों को जेल में मीसा हटने का लगता था कि जिंदगी इसी में गुजर जाएगी जेल के अंदर। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कुछ ऐसे वातावरण बढ़े और नेताओं को भी, बाहर से कुछ नेताओं को ऐसा लगा कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है। कांग्रेस की तमाम अंदरूनी नेताओं ने भी इस चीज का अंदर से विरोध किया, लेकिन खुलकर नहीं आए वो। लेकिन ये है कि हम लोगों के विचारों से वो सहमत रहे कि नहीं ये ठीक नहीं प्रजातंत्र के लिए, उसी के लिए हम लोग अंदर रहे। उसमें CID रहता था हम लोगों का, ये समझिए कि अंदर CID रहता था, परिवार को में कौन मिलने आ रहा, क्या कर रहा है, ये सारी CID देखता रहता था। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति थी देश के अंदर के ने क्या किया जो इस प्रकार की चौकसी की जा रही, इस तरीके से हमारी ये सब स्थिति उस समय आपातकाल की थी। अब चूंकि अपने आदत शुरू से संघ में देखिए एक ऐसी, संघ एक ऐसा संगठन है रूप से कार्य करने की अगर आपकी क्षमता है तो संघ मना नहीं कि इस काम को नहीं करो। उसका ये कहना कि अपने विकास के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में आप अगुआ बनकर एक ऐसा अपना स्थापित कर प्रति के लोगों की श्रद्धा नहीं रहे और राष्ट्र के प्रति वे झुके। माने संघ काम कर, उसी के तहत भी ज्यादा चुनाव नहीं हुए, एक दूसरे से ज्यादा एक मनमुटाव नहीं होता, सब लोग मैदान पर आकर खेलते हैं, गीत गाते हैं, ध्वज को प्रणाम करके और अपने घर जाते। 1 घंटे का केवल चिंतन शाखाओं पर ही होकर। और एक बार गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी आपके अंदर कैसे आ गई कि जो बिना किसी लोग लालच के, और उस समय जब युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, तो अपने स्वयंसेवकों ने गोलियां के बॉक्स जो है
पहुंचाए थे आर्मी को। तो वो एक किसी मिलिट्री ऑफिसर ने गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने कहा था कबड्डी खेलकर हम लोग जो है इस प्रकार का संस्कार देते। तो एक पद्धति जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ में स्थापित की कि एक साथ एक घंटे के लिए एकत्रित होकर और राष्ट्रीय भावना, अपना वहाँ का चिंतन, अपने खेल कूद प्रेम भाव बढ़े, इस प्रकार का एक जो शैली उन्होंने की है। आज देख रहे हैं कि दुनिया इस बात को मानी, सबसे बड़ा संगठन दुनिया का आज आरएसएस है और उसकी मान्यता आज सारी सरकारें, सारे नेता उसको मान्यता दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत सी जानकारी आज दी। और मैं थोड़ा सा बस आपसे निवेदन करूंगा कि चूंकि आप खुद कलाकार हैं और संगीत विधा से आप जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे गीत और भजन आपके द्वारा रचित हैं और आप संगीत विधा के बहुत अच्छे पारखी माने जाते हैं। मैं थोड़ा सा अनुरोध करूंगा कि 2 पंक्तियां किसी भजन की या किसी गीत की थोड़ा सा हम दर्शकों को, जो बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, इन सभी के लिए 2 पंक्तियां जरूर आप गुनगुना दें। ये बहुत अच्छा एक राष्ट्रीय गीत है जो राष्ट्रीय स्तर पे हमारा रिकॉर्ड भी बना है। रामावतार त्यागी की रचना है जी। तो उसकी मैं 1-4 लाइनें आप लोगों को सुनाता हूँ। मन समर्पित और ये समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब स्वीकार कर लेना दया करू है समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, गान अर्पित प्राण अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि आप तन से मन से बिल्कुल बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए और इस देश के लिए समर्पित हैं और कई माध्यमों से आप चिकित्सा के माध्यम से भी जन सेवा करते हैं। आप संगीत के माध्यम से, विभिन्न कलाओं के माध्यम से कला और साहित्य को संरक्षण, उनको संवर्धन करने के लिए भी कार्य करते हैं। आपका समर्पण है। संस्कार भारती आज एक अच्छी पहचान रखता है, लेकिन आपके द्वारा यहाँ जो पौधा लगाया गया, आज वो संस्कार भारती पुष्पित पल्लवित होकर अच्छा काम कर रहा है। मैं भी आप ही के द्वारा जोड़ा गया संस्कार भारती का एक सैनिक हूँ और मुझ जैसे कई आपने संस्कार भारती से जोड़ा और आज वो सभी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हम सभी आपको साधुवाद देते हैं और आपके द्वारा किए गए सत्कार्य, जिन कार्यों से के फलीभूत होकर हम लोग आज इस माहौल में बैठे हुए हैं कि सब स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं और अपना कार्य अपनी इच्छा से कर पा रहे हैं। इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं, आपका साधुवाद देते हैं। मैं आप सभी की ओर से डॉक्टर धनलाल गौतम जी को हृदय तल से आभार करता हूं कि आपके जो कार्य किए गए हैं, आपके भले ही वो आपके जो नगर पालिका चेयरमैन रहते हुए आपने जो जन सत्कार्य करवाए हैं, जनहित में जो कार्य करवाए हैं, वो कार्य भी आज सभी लोग सराहते हैं। उनकी सराहना सभी मुक्त कंठ से करते हैं। उसी प्रकार जो आपने भारतीय जनता पार्टी की भी सेवा की है, उसके लिए भी आप सराहे जाते हैं। इसी प्रकार लोकतंत्र सेनानी रहते हुए जो आपने उस समय जो कष्ट भोगा, वो उसके हम लोग सभी आपके लिए हम लोग सभी आभारी हैं। इसके अलावा जो आज राम जन्मभूमि के कार्य सेवा के दौरान भी आपने जो है लाठियां खाई, उस समय भी आपने बहुत सबके लिए काम किया और राम काज के लिए आप समर्पित रहे। तो मैं जहां तक ये अनुभव करता हूं कि आपने समाज के लिए
जनहित कार्य के लिए, कला संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए अपना जीवन दिया है। हम आपकी दीर्घायु और लंबी स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। और मैं आज समझता हूं कि बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं वो सभी डॉक्टर के धनुल गौतम जी के प्रति आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि आप आने वाले समय में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से और आगे हम कलाकारों के लिए, इनके संरक्षण के लिए, इनके संवर्धन के लिए और बुंदेली जो संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, उनके संरक्षण के लिए भी आगे हम लोगों के लिए आप इसी प्रकार स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सत्कार्यों में सदैव व्यस्त रहें, ऐसी हमारी कामना है। और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और आपकी तरफ से मैं डॉक्टर धनुल गौतम जी का आभारी हूं कि उन्होंने जो है इतना हम लोगों को समय दिया और अपने कला क्षेत्र के बारे में और लोकतंत्र की जो समय था, आपातकाल था, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी दी। मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धनुल गौतम जी।